और हम सीधे अब अपनी खास पेशकश का रुख करते हैं और लॉकडाउन 4 में जो स्पा हैं, जो ब्यूटी पार्लर्स हैं, ये इनको खुलने की छूट है और क्या एहतियात इस दौर में बरती जाए। हम मेहमानों का ही रुख करते हैं। हमारे साथ पूजा अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, ब्यूटिशियन है देहरादून से, और डॉक्टर अमिता त्रिपाठी जी, कंसल्टेंट द्वारिका हॉस्पिटल। आप दोनों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर अमिता जी, आपके पास ही पहले आ रहे हैं। ये जो दौर है, इंतजार कर रहे थे लोग ब्यूटी पार्लर्स खुलने का, स्पा खुलने का, सैलून्स खुलने का, अब एहतियात क्या बरती जाए? ढील तो मिल गई है लेकिन सुरक्षा अपने हाथ में ही है। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये बात समझना कि कोरोना आगे आने वाले 15 दिनों में या 1 महीने में ख़त्म नहीं होने वाला है। हमें अपने जीवन को कोरोना के साथ जीने की ज़रूरत है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, चाहे वो बहुत आवश्यक हो या ना हो, हमें शुरू करनी है, क्योंकि अब लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें जो कि बहुत आवश्यक नहीं है, वो भी शुरू करने की ज़रूरत है। उसी श्रृंखला में सलून का खोलना आता है। बट सलून के साथ जो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगी कि सलून में जब हम काम करते हैं तो उसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। सलून का काम मरीज़ जो ग्राहक है उसके पास जाके होता है। तो जिस तरह की इंटेंसिव इन्फेक्शन प्रिवेंशन ट्रेनिंग डॉक्टर्स करते हैं, वही सलून के लोगों को करना ज़रूरी है। और जब हम लोग MBBS पढ़ रहे होते हैं तो हमें एक इन्फेक्शन प्रिवेंशन पे हमें चैप्टर होता है, और शायद आप सबको ज्ञात होगा कि आज हम अपने क्लिनिक्स, अपने अस्पताल हम खोल पाए हैं क्योंकि हम सब ने इलाहाबाद में या देश के हर ज़िले में, हर प्रदेश में, हर देश के हर हिस्से में CMO के द्वारा हमें इन्फेक्शन प्रिवेंशन की एक डिटेल ट्रेनिंग कराई गई। वो ट्रेनिंग हम लोगों ने आकर के अपने स्टाफ को दी। तो उसी तरीके से सलून में चूँकि काम ग्राहक के पास आके करना होता है, बहुत जब बाल काट रहे हैं या दाढ़ी बना रहे हैं या ब्यूटी का कुछ काम कर रहे हैं, तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन ट्रेनिंग करानी चाहिए। मुझे बहुत अच्छे से तो नहीं ज्ञात है, लेकिन मुझे लगता है कि हर शहर में एक सलून एसोसिएशन ज़रूर होगा, और नहीं है तो आज बनाने की ज़रूरत है, जिसमें कि एक इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल्स जिस तरह से फॉलो करने होते हैं उनको फॉलो कराना चाहिए। उसमें ज़रूरी है कि शुरुआत से जब ग्राहक अंदर आता है और परिसर में प्रवेश करता है, अंदर जाता है, तो डिसइंफेक्शन, परिसर का डिसइंफेक्शन बाहर से लेकर अंदर तक जितने लोग काम कर रहे हैं, हमें यह सुनिश्चित करना है कि उनको कोरोना नहीं है, या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जैसे कि उनको खांसी, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत, ये प्रॉब्लम नहीं है, या काम करने वाले लोग हॉटस्पॉट से जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, वहाँ से नहीं लौटे हैं, या उनके घर में आने वाले, ये सब चीज़ों पे बहुत बारीकी से ध्यान देना। सलून ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल, ये एक अहम चीज़ है और इस पर हम रुख करते हैं। आएंगे अमिता जी आपके पास। पूजा अग्रवाल जी, जैसा कि डॉक्टर अमिता त्रिपाठी जी बता रही हैं कि सैलून में एंट्री से लेकर और सारी सर्विसेज के बीच बहुत कुछ ख्याल रखने की ज़रूरत है। किस तरीके की तैयारी उत्तराखंड में है, या फिर तमाम जो इस तरीके के जगह हैं जहां पर लोग अब जाना शुरू करेंगे, कुछ जानकारी है आपके पास कि कैसे लोगों को सुरक्षित रखा जाएगा और खुद को भी सुरक्षित रखा जाएगा? इस संक्रमण क्योंकि देख के नहीं आता है किसी के पास। हम यहाँ पे गीतांजलि सैलून रन करते हैं देहरादून में। गीतांजलि सैलून की 100 से अधिक ब्रांचेज हैं पूरे भारत में, और हमने कोरोना के 2 महीने के लॉकडाउन के दौरान एक SOP बनाया है जिसमें हम कोरोना से बचने के लिए जितनी भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं हम कर रहे हैं। एक दिन रुककर हमने अपना पूरा सैलून सैनिटाइज कराया है। हमारा स्टाफ PPE किट पहनता है, फेस शील्ड्स पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, और जो भी ग्राहक हमारे पास आते हैं पहले हम उनकी थर्मल स्कैनिंग करते हैं, उनको मास्क के बिना एंट्री अलाउ नहीं करते हैं, और उनको सैनिटाइजेशन उनका भी करते हैं, अपने टूल्स का भी करते हैं, और ग्राहक को भी सैनिटाइज़र प्रोवाइड कराते हैं। हर सर्विस के बाद हम अपने सारे इक्विपमेंट्स को जहाँ पे ग्राहक बैठता है उनको सैनिटाइज़ करते हैं। उसके अलावा हमने हेयर कटिंग से लेके वैक्सिंग से लेके फेशियल से लेके पेडिक्योर हर चीज़ के लिए डिस्पोजेबल चीज़ों का ऑर्डर करा हुआ है, और हमारे यहाँ पे खुलते ही सिर्फ डिस्पोजेबल सामान यूज़ होता है। टॉवल से लेके नेल फाइलर से लेके सब कुछ डिस्पोजेबल ही यूज़ होता है, ताकि इन्फेक्शन फैलने की कोई चांस ही ना हो।
बिल्कुल। डॉक्टर अमिता जी, ये जो बात पूजा जी कह रही हैं, क्या और हाँ, ये जो इनके तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं या जो और भी संस्थान होंगे उनकी तरफ उठाए जा रहे हैं, ये एक बेहतर माध्यम हो सकता है या फिर और कुछ अलग से करने की ज़रूरत है? जी, ये काफ़ी कुछ ये लोग कर रहे हैं, लेकिन जो भी आपके अंदर जो भी ग्राहक प्रवेश करता है उससे एक छोटी सी हिस्ट्री ले लेना, एक गाइडलाइंस बना लेना कि उनसे आप हिस्ट्री ले लीजिए कि उसको ग्राहक को कभी इन दिनों में खांसी जुकाम तो नहीं आया मैं पिछले यहाँ 14 पे दिनों में, ऐड या करना दूसरा उनके चाहूँगी। घर पूजा जी आएंगे आपके में पास। कोई हॉटस्पॉट्स वाले एरिया से तो नहीं आया। ये ले लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री लेना कि ऐसा तो नहीं है। और इन सब चीज़ों से जो लोग सलून में काम कर रहे हैं और जो भी ग्राहक आ रहा है उनको ये प्रॉब्लम्स नहीं है, तो फिर हम प्रवेश लगा सकते हैं। और उसके बाद फिर जो इन्होंने बोला कि इंस्ट्रूमेंट सैनिटाइजेशन, उसका जो नॉर्म्स हैं उनको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल पूजा जी, ये भी एक अहम बात है क्योंकि बड़ी संख्या में प्रवासी भी आ रहे हैं। हालांकि वो केवल श्रमिकों की बात न करें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त जो नौकरी का जिनके सामने संकट आ गया, तमाम चीज़ें आ रहे हैं। तो क्या हिस्ट्री वाले मामले पर भी आप लोग हेल्थ डिक्लेरेशन, हाँ जी, इसी के चलते हमने एक ऑनलाइन हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म बनाया है। जो भी हमारे सैलून में प्रवेश करता है, हम उनको एक फ़ोन पे एक लिंक भेजते हैं जिससे वो ऑनलाइन अपनी सारी जानकारी हमें देते हैं और वो हमारे डेटाबेस में सेव हो जाती है, ताकि हम एक उन पे नज़र रख सके कि कहीं वो बाहर से तो नहीं आ रहे हैं या कोरोना संक्रमित तो नहीं है या किसी ऐसे इलाके से तो नहीं आए हैं जहाँ पे कोरोना के बहुत ज़्यादा केसेस मिलते हैं जी। और एक और चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं कि हम बिना अपॉइंटमेंट के क्लाइंट्स को अपने सैलून में नहीं आने दे रहे हैं। ठीक है डॉक्टर अमिता जी, ये जो हिस्ट्री वाली बात थी ये भी पूजा जी बता रहे हैं कि उस पर भी काम हो रहा है। इसके अलावा और क्या कुछ ख्याल रखने की ज़रूरत है? जो लोग सैलून में हेयर कटिंग के लिए जा रहे हैं, पूजा जी बता रही हैं कि उनका जो संस्थान है वहाँ पर तो सारा सामान डिस्पोजेबल है, लेकिन जहाँ पर डिस्पोजेबल नहीं है वहाँ पर जो व्यक्ति सर्विस लेने जा रहे हैं वो किस तरीके से अपना बचाव कर सकता है? जी देखिए, जो शुरू से हम लोग बात करें हैंड सैनिटाइजेशन की, हाथ धुलना, धीरे धीरे मुझे लगता है इसके बारे में जागरूकता और जानकारी बहुत लोगों को है, लेकिन उसको बार बार आप लोग के टीवी के माध्यम से बार बार बताइए। सलून में जिनको एक्यूट रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं उनको नहीं जाना है, और जिन लोग को जाना है उनको भी हैंड सैनिटाइजेशन बिफोर एंड आफ्टर, ग्लव्स पहन के जाना, मास्क ग्लव्स नहीं भी कह सकते हैं तो मास्क पहन के जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद वहाँ से लौट के आ रहे हैं और आप इंश्योर करिए, आप ऐसे ही सलून में जाइए जहाँ पे कुछ ये बेसिक चीज़ें आप पता कर लीजिए कि यहाँ पे सैनिटाइजेशन, सरफेस सैनिटाइजेशन, परिसर का सैनिटाइजेशन, और जो आपको देखना है कि जिस सलून में आप जा रहे हैं वहाँ पे इन लोगों ने सैनिटाइजेशन की व्यवस्था क्या करी हुई है, इन सब चीज़ को देखते हुए आगे आपको करना है। बिल्कुल, आपको खुद की सुरक्षा का भी ध्यान बहुत ज़रूरी से देना है। बिल्कुल, अपनी सुरक्षा का ध्यान देना है। पूजा जी, अगर आपके संस्थान की बात करें तो आपने तमाम सिस्टम डेवलप कर लिए हैं, लेकिन बहुत सारी जगहें ऐसी होंगी जहां पर ये डिस्पोजेबल आइटम्स इस्तेमाल नहीं हो रहे होंगे, या तमाम उनके सामने आर्थिक दिक्कतें भी हो सकती हैं कि ये चीज़ वो वहन न कर पाएँ। और क्या कुछ तरीके की तैयारियां ब्यूटिशियंस कर रहे हैं जिनके पास ये सुविधा नहीं है? अगर कम पैसे में उनको बेहतर सुरक्षा देनी है तो किस तरीके की तैयारी है आप लोगों की तरफ से? देखिए, जो हमारे सर्विस चार्जेस थे पहले और अब वो सेम है। ये सब सैनिटाइजेशन का जो प्रोसेस है ये हम सब अपनी कॉस्ट पे कर रहे हैं, क्योंकि क्लाइंट के साथ साथ हमारी भी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। और हमारी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे जाएं जहाँ पे वो पूरे तरीके से श्योर है कि इस पूरा सैनिटाइजेशन प्रोसेस यूज़ हो रहा है। बिल्कुल, ये ध्यान तो रखना होगा। डॉक्टर अमिता जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जो लोग स्पा में जा रहे हैं, जो लोग सैलून में जा रहे हैं, जो लोग पार्लर्स में जा रहे हैं, किन किन सर्विसेज को लेने के लिए क्या ध्यान वो रखें? क्योंकि बहुत ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि हर जगह पर बेहतरीन सुविधा ही मिलेगी, हर जगह डिस्पोजेबल चीज़ें ही मिलेंगी। जो बहुत ज़्यादा महंगी जगहों पर नहीं जा सकते वो क्या ध्यान रखें, और जो लोग सर्विस दे रहे हैं वो क्या ख्याल रखें? देखिए, बहुत ज़रूरी है इस कोरोना संकट से जूझने के लिए एक साइंस का पालन करना, और दूसरा थोड़ी सी सूझबूझ आपको निश्चित करना होगा कि जिस सलून में आप जा रहे हैं, आप चाहे छोटा सा सलून हो, सलून में जा रहे हैं, बहुत बेसिक, बहुत ही छोटी चीज़ें, हाथ धुलना, सबको 20 सेकेंड्स के लिए हाथ धुलना, किस तरह से हाथ धुलना है
आप खुद का अश्योर करिए, आप हाथ धुल के जाइए और आप अपने सलून वाले से आग्रह कर सकते हैं कि आप हमारा करने आए हैं, आपने ग्लव्स पहना हुआ है कि नहीं। ठीक है, आपने ग्लव्स नहीं भी पहना हुआ है तो आप हाथ धुलिए, आप हमारे सामने हाथ धुलिए। आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स जो चीज़ें चेंज हो सकती है, जैसे रेज़र हो सकता है, आप ये जो जा रहा है ये ग्राहक की अपनी जिम्मेदारी बनाए कि सलून वाले से बोले कि ये रेज़र, आप नया रेज़र यूज़ कीजिए। उसके बाद आप हाथ धुल रहे हैं, एक ग्राहक को सेवा देने के बाद दोबारा आपने हाथ धोला है कि नहीं, और ये कुछ डिस्टेंस मेंटेन करना, ये सब छोटी सी सूझबूझ, छोटी सी सावधानी आपको इन सब चीज़ों से बचा सकता है। और जब तक आपको बहुत ज़रूरी ना हो, ये भी मैं कहना चाहूँगी महिलाओं से, जैसे जब तक सलून सुविधाएं लेना बहुत आवश्यक ना हो, तब तक थोड़ा सा खुद भी इस समय सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर लेंगे तो धीरे धीरे सब चीज़ें आने वाले 1 महीने 2 महीने में सब चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी और हम कोरोना के काल में सारी सुविधाएं लेते जी भी पाएंगे। बिल्कुल, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है पूजा जी कि सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन नहीं हो सकती। अगर किसी को बालों की कटिंग करवानी है तो वो तो बालों की कटिंग पास से होगी, तो ऐसे में बचाव के लिए क्या कुछ तरीके आप लोग अपना रहे हैं? ऐसे में बचाव के लिए हम कस्टमर से कहते हैं कि वो भी ग्लव्स पहनिए, और जो बाल काट रहे हैं हमारे यहाँ पे वो पीपी किट्स में है। उसके अलावा वो N95 मास्क पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं और सामने से फेस शील्ड पहनते हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो किया जा सके। इसके अलावा हमारे सैलून की सेटिंग ऑलरेडी ऐसी है कि हर चेयर के बीच में कम से कम 1 मीटर की दूरी है ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर सकें। बिल्कुल। डॉक्टर अमिता जी, सलून में जब जाते हैं तो वहाँ पर टॉवेल्स का इस्तेमाल बार बार होता है, फिर चाहे जो इस्तेमाल होते हैं, अगर शेविंग किसी को करानी है तो शेविंग के जो फोम्स होते हैं वही चीज़ सबके साथ इस्तेमाल होती है, तो क्या इससे खतरा बढ़ता है? इसमें कुछ अलग से करने की ज़रूरत है दुकानदारों को भी और जिनको सर्विस लेनी है उनको भी? जी, सबसे ज़्यादा वही है कि यदि आप डिस्पोजेबल आइटम यूज़ कर सकें, एक ही चीज़ बिना धुले दूसरे को ना इस्तेमाल करें, या आप जैसे शेविंग क्रीम की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये सलून वाले एक छोटा क्रीम इस्तेमाल करें जो कि थोड़ी जल्दी ही ख़त्म हो जाए और दूसरे व्यक्ति में उसी को दोबारा यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, तो वो जहाँ तक मुझे लगता है कारगर होगा। और सलून वाले भी ये सुनिश्चित करें कि एक बार में बहुत सारे, जैसे पूजा जी ने बताया कि जो ग्राहक है वो दूर 1-2 मीटर की दूरी पे आएंगे। जैसे टाइम हम क्लिनिक्स में टाइम देते हैं, वैसे ही सलून्स में पहले भी टाइम दिया जाता था। थोड़ा टाइम में 2 मिनट एक डिस्टेंस बना करके दोबारा सैनिटाइज करके और सरफेस क्लीनिंग, कोई भी चीज़ जहाँ रख रहे हैं वो सैनिटाइज है कि नहीं, हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन, ब्लीचिंग सोल्यूशन या अल्कोहल सोल्यूशन से उस पर दोबारा उसको बार बार, बहुत क्लियर कट गाइडलाइन है, हर 3 घंटे पे, हर 6 घंटे पे उसको क्लीन किया गया है कि नहीं, या हर जो चेयर्स है या टेबल्स है उसको हर ग्राहक के आने से पहले दोबारा क्लीन किया गया हो उस पर, क्योंकि जो ग्राहक बैठ रहा है वो लंबे समय के लिए बैठ रहा है, कभी 15 से 20 मिनट 30 मिनट लग रहे हैं, तो उसका बार बार सैनिटाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। पूजा अग्रवाल जी, चूँकि प्रोग्राम का नाम है सजना है, तो सजने की अगर हम बात करें तो एक सीधी गाइडलाइंस कोरोना से निपटने के लिए ये है कि आँख, नाक और मुंह ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से ही सबसे ज़्यादा संक्रमण का खतरा है। ऐसे में अगर हम आई मेकअप की बात कर लें तो उसको लेकर सबसे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि आई मेकअप जो आप करेंगे तो उसमें प्रोडक्ट्स तो लगता है कि सारे हर ग्राहक को यूज़ होंगे और वही बार बार यूज़ होंगे, तो क्या अलग प्रोडक्ट्स की बात कर रही हैं? जैसा कि डॉक्टर अमिता जी ने बताया कि कम मात्रा हो तो एक ग्राहक को एक ही बार यूज़ हो, उसमें कैसे आप बचाव करेंगे, क्योंकि वो एक खतरा है आँखों के ज़रिए संक्रमण जाने का? हाँ जी, गीतांजलि में अभी से नहीं, ऑलमोस्ट 1 साल से हम हर चीज़ की मोनोडोज यूज़ करते हैं, तो जो सामान एक किट एक जने पे यूज़ होती है वो दोबारा किसी और पे यूज़ नहीं होती है। बात हो मेकअप की या पेडिक्योर की या फेशियल की, हम हर चीज़ में मोनो किट्स यूज़ करते हैं। वो मोनोडोज ऐसी छोटे पैकिंग में आती हैं कि एक बार अगर किसी पे यूज़ हो गया तो वो सामान सीधा डस्टबिन में जाता है, दूसरे इंसान पे यूज़ करने के लिए हम नई किट का इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ तक मेकअप की बात है, वहाँ पे मेकअप के लिए हमारे पास आज से नहीं, पहले से ही मेकअप ब्रशेस से लेके हर चीज़ सैनिटाइजेशन में के प्रोसेसेस हैं, मशीनरी है जिससे हम रेगुलरली अपने सैलून को साफ़ सुथरा बनाए रहते हैं और हर चीज़ बहुत अच्छे से सैनिटाइज रहती है।
हम फेमस हैं इस चीज़ के लिए कि क्लीनिनेस के लिए और बहुत अच्छे से लोगों के ऊपर सर्विस करने के लिए, जो आता है उसको हाइजीनिक तरीके से सर्विस मिले, यही हमारा एम है। बिल्कुल। डॉक्टर अमिता जी, ये भी एक अहम सवाल है कि पूजा जी तो बता रहे हैं कि उनके यहाँ मोनो किट्स का इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन जहाँ पर मोनो किट्स के इस्तेमाल की सुविधा नहीं है वो क्या करें? वहाँ पर आंखों का संक्रमण कैसे बचें, आंखों के जरिए जो हो सकता है? देखिए, मैं तो यही बोलूँगी कि इस समय जो शादियाँ हो रही हैं, ब्राइडल मेकअप होने हैं, जब बहुत ज़रूरी है तभी आप सैलून में मेकअप कराइए ज़्यादातर हो सके। इस समय ये जो खाली टाइम है महिलाएं यूज़ कर सकती हैं खुद का आँखों का और जो मेकअप है उसको सीखना, और स्वयं मेकअप करने के बारे में सीख सकती हैं। जब तक बहुत आवश्यकता नहीं हो तब तक ना जाएं, और मेकअप करना इस जो खाली समय महिलाओं को मिला है उसमें ये सब चीज़ें एक कोर्स, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकती हैं कि किस तरीके से खुद से आई मेकअप कर सकते हैं और इस दिशा में अपने को सुरक्षित रख सकती हैं, और समाज भी सुरक्षित रहेगा, देश भी सुरक्षित रहेगा जी। तो खुद से जब तक ज़रूरी नहीं है तब तक खुद से ये सब चीज़ें करने की कोशिश करें। बिल्कुल। पूजा अग्रवाल जी, अगर हम आपके शोरूम की बात करें, आपके संस्थान की बात करें, तो आप लोग पहले से हाईटेक हैं, लेकिन चूंकि ब्राइडल मेकअप का जिक्र आया है तो आप ही से समझना चाहेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं मेकअप में जो सीधे तौर से आँख, नाक या मुंह को प्रभावित करती हैं। उससे हम समझ पाएंगे डॉक्टर अमिता जी से कि वो बचाव कैसे हो सकता है जहाँ पर खतरा है। मेकअप में फाउंडेशन, बेस और जो फेस पाउडर वगैरह होता है ये डायरेक्टली फेस पर। जी हाँ, पूजा जी बात पूरी करें। हाँ जी, मैं ये बता रही हूँ कि मेकअप में डायरेक्टली जो लगता है वो मुझे मेकअप की जानकारी है, उसके अलावा फेस पाउडर्स होते हैं। और जी पूजा जी बात पूरी करिए। हाँ जी, हाँ, तो ये सब चीज़ें डायरेक्टली लगती हैं, पर इनको भी लगाने के जो बेस, इनको फिक्स करने की जो चीज़ें आती हैं वो भी अच्छे, आजकल ऐसी चीज़ें मार्केट में आ गई हैं कि उससे वो वेल सैनिटाइज रहते हैं, ब्रशेस वेल सैनिटाइज रहते हैं, और प्रोडक्ट्स भी अपने आप में ऐसे रहते हैं कि जिनसे संक्रमण का खतरा नहीं होगा। ठीक है। डॉक्टर अमिता जी, पाउडर्स की बात हुई, बेसेस की बात हुई, और आप क्या कह रही थी वो बात पूरी करें। जी, मेरा तो यही जो मैं कह रही हूँ कि जब तक आवश्यकता है तभी सैलून का इस्तेमाल कीजिए, और क्या कहते हैं, जितना हो सके स्वयं मेकअप करने के बारे में सोचिए और सुरक्षित रहिए, समाज को सुरक्षित रखिए। जब तक बहुत आवश्यकता नहीं है तब तक सैलून के विजिट्स को थोड़ा कम रखना ज़्यादा बेहतर होगा। जी, अब बिल्कुल आपने शादियों का जिक्र किया, तो शादियों में बहुत बार देखा जाता है कि कुछ लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो भी हायर करते हैं, कपड़े हायर करते हैं, क्या वो सेफ है? आर्टिफिशियल ज्वेलरी सैनिटाइजेशन के बाद सब चीज़ सेफ है, लेकिन फिर भी हमें जितना सुरक्षा की जानकारी रख सकते हैं, जितना सुरक्षित रख सकते हैं। एक ब्राइड्स की बात करें तो एक शादी एक ऐसी समय होता है कि हम लोग, मेरी शादी करीब 26-27 साल पहले हुई, उस समय सैलून नहीं थे, लेकिन ब्राइड के चेहरे पे तो अपने आप रौनक आ जाती है। हम लोग के उस समय ज़माना था कि सहेलियाँ और घर की बड़ी औरतें ही मेकअप कर देती थी। तो यदि आप ऐसा सैलून अफोर्ड कर सकते हैं जहाँ पे उन्होंने, जैसे पूजा जी ने बताया कि एक ही बार में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, वो सैलून आप अफोर्ड कर सकते हैं तो करिए, वरना ये बेहतर होगा कि घर पर रहें, अपने से करें और अपने से चीज़ों को ऑनलाइन सीख लें तो ज़्यादा सुरक्षित है। बहुत शुक्रिया आपका, और पूजा जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए कैसे मेकअप करें तो सुरक्षित रहा जा सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर आजमगढ़ से है, जहां पर 15 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। एक दिन के अंदर 15 नए मरीज सामने आ गए, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, और खतरा लगातार बढ़ रहा है। आजमगढ़ में एक साथ 15 कोरोना मरीज पाए गए हैं और एक ही दिन के अंदर 15 नए मरीज मिले हैं, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो अब एक साथ जो मामले बड़ी संख्या में मिल रहे हैं, ये एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, और इस बात का भी इशारा कर रहे हैं कि लोगों ने अगर खुद अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं उठाई तो फिर हालात काबू से बाहर जा सकते हैं। पहले जो हफ्ते भर में मामले सामने आते थे, वो मामले उत्तर प्रदेश में एक एक दिन में आ रहे हैं। बहुत तेजी के साथ संक्रमण फैल रहा है, और यही तस्वीर है कि
आजमगढ़ में 15 नए कोरोना मरीज एक दिन में मिले हैं। प्रयागराज की स्थिति यह है कि एक हफ्ते पहले तक जहां 13 से 14 मरीज थे, वहां पर आंकड़ा 55 पहुंच गया है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी तेजी के साथ कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और कैसे जागरूकता के साथ इससे बचने की जरूरत है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आजमगढ़ से है, जहां पर 15 नए मरीज एक ही दिन में मिले हैं। और बड़ी खबर कानपुर से भी है, जहां पर 2 श्रमिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो श्रमिक जो पहुंच रहे हैं दूर दराज के इलाकों से अपने क्षेत्र में, उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, टेस्ट हो रहे हैं। और कानपुर में भी 2 मजदूरों के जो सैंपल लिए गए वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हादसे में ये मजदूर घायल हुए थे, जिसके बाद इनको सीएचसी में लाया गया था और उस बिल्हौर सीएचसी को भी अब सील कर दिया गया है, क्योंकि इन श्रमिकों के घायल होने के बाद इन्हें उसी सीएचसी में लेकर पहुंचे थे लोग और अब सीएचसी को भी सील किया गया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है।